जूती हो तो बाटा की और नौकरी हो तो टाटा की। ऐसा क्या करता है टाटा ग्रुप कि सब लोग टाटा के यहाँ नौकरी करने के दीवाने हैं। टाटा ग्रुप वो ग्रुप है जो कभी कभी लॉस में रहने के बावजूद भी एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा देता है। टाटा ग्रुप वो ग्रुप है जो जरूरत पड़ने पे एम्प्लॉय को भी पार्टनर बना देता है। जहां आजकल के बिजनेसमैन कहते हैं ढंग के आदमी हमें मिलते नहीं है, ढंग के आदमी हमारे पास रुकते नहीं है, वहां पे टाटा ग्रुप 9,35,000 एम्प्लॉय को नौकरी देता है। देश का तीसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। भारतीय सेना और इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा नौकरी टाटा ग्रुप देता है। तो इतनी बड़ी वर्कफोर्स आखिर हायर कैसे करता होगा, आखिर उनको ट्रेन कैसे करता होगा, क्या सुविधा देता होगा, कैसे उन्होंने सबको रोक के रखा है, कैसे उन्होंने एम्प्लॉय का विश्वास जीत रखा है कि एम्प्लॉय अपनी पूरी लाइफ टाटा ग्रुप में नौकरी करता है, फिर उसके बच्चे भी करते हैं। और कई कई टाटा ग्रुप में ऐसे भी एम्प्लॉयज हैं जो 3-3 जनरेशन से टाटा ग्रुप के साथ कर रहे हैं। आखिर वो ऐसा करता क्या है? ये वीडियो आपको टाटा ग्रुप की महानता के बारे में तो बताएगी ही बताएगी, और एज अ देशवासी आपको गर्व भी महसूस कराएगी। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको एम्प्लॉय की हायरिंग, ट्रेनिंग और मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे गोल्डन नगेट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। अगर आप पुराने चाहने वाले हैं तो आप सबको धन्यवाद, दोबारा से आपका वेलकम। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो भैया इस वीडियो पसंद आए लास्ट में तो वीडियो को लाइक करना, और अगर इस तरह का कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जबरदस्ती नहीं बोल रहा, सिर्फ आपकी इच्छा है। देखो, हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना। उसके ओनर के पास बहुत सारे पैसे आए, उसके इन्वेस्टर के पास बहुत सारे पैसे आए, और बिजनेस ऐसे ही काम करता है। लेकिन टाटा ग्रुप कुछ अलग है। टाटा ग्रुप कहता है कि बिजनेस का उद्देश्य पैसे कमाना तो है, लेकिन सिर्फ ओनर के लिए नहीं। उस पैसे कमाने की प्रक्रिया के दौरान वेंडर भी खुश रहना चाहिए, एम्प्लॉय भी खुश रहना चाहिए, हमारे कस्टमर भी खुश रहने चाहिए, और आसपास की कम्युनिटी भी प्रसन्न रहनी चाहिए। तो ये सबके लिए काम करता है। अब ये बात मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कहूंगा, मैं बहुत सारे किस्से सुनाऊंगा, कहानियां सुनाऊंगा, फैक्ट बताऊंगा, और आपको केस स्टडी बताऊंगा कि कैसे इस चीज को वो व्यवहार में भी लाता है। तो शुरू करते हैं उस किस्से से जिससे टाटा ग्रुप की कहानी शुरू हुई। टाटा ग्रुप के फाउंडर जी थे जमशेद जी टाटा, और उन्होंने सबसे पहले इम्प्रेस मिल की एक शुरुआत की थी, जहां पे वो टेक्सटाइल के कपड़े वगैरह बनाया करते थे। टेक्सटाइल मिल का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको पता है इंग्लैंड में मैनचेस्टर में है, जहां पे इसका बहुत बड़ा लेवल पे काम होता है, जहां पे पूरे वर्ल्ड का सेंटर था एक समय पे। तो वहां के ओनर तो खूब कमा रहे थे, लेकिन लेबर की हालत बहुत खराब थी। बहुत कम तनख्वाह, जिसमें खाने पीने का भी मुश्किल से जुगाड़ हो पाता था, रहने की कोई खास सुविधा नहीं थी। ठीक है, 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं है, मतलब बहुत ही अमानवीय परिस्थितियों में लेबर वहां पे काम किया करती थी। लेकिन जब जमशेद जी ने इम्प्रेस मिल में काम चालू किया, उन्होंने कहा यार मेरे को तो प्रॉफिट कमाना है, लेकिन भाई सब लेबर की हालत ही मुझसे नहीं देखी जाती। तो आज के 140 साल पहले जमशेद जी ने इम्प्रेस मिल में क्या क्या सुविधाएं दी आप देखिए। तो उन्होंने कहा यार गंदा पानी पीने से बहुत बीमारी होती है, तो वाटर फिल्ट्रेशन उस समय कितना महंगा आता था, वो फैसिलिटी लगाई लेबर के लिए कि यार ये शुद्ध पानी पिए। इनके जो हट बनाए, इनके लिए झोपड़ियां बनाई जो कि एकदम सैनिटाइज थी, एकदम क्लीन थी, जाके ये ढंग से रह सके। इनके लिए डिस्पेंसरी बनाई, अनाज के डिपो बनाए जहां पे एम्प्लॉय फ्री में अनाज ले सकते हैं या कम दरों पे अनाज ले सकते हैं। और यही नहीं, रीडिंग रूम भी बनाया, लाइब्रेरी बनाई, और खेलने के लिए ग्राउंड तक बनाया। इतनी सुविधाएं लेबर को उन्होंने 140 साल पहले दी थी। पेंशन और ग्रेच्युटी के बारे में इंडिया छोड़ो वर्ल्ड में जब किसी ने नहीं सुना था, सन 1887 में जमशेद जी ने अपने एम्प्लॉय के लिए पीएफ और ग्रेच्युटी स्कीम लॉन्च की। तो टाटा ग्रुप 152 साल पुराना ग्रुप है, पर उसकी नींव में ही एम्प्लॉय के लिए ध्यान रखना, ये चीज उसके जो फाउंडर है जमशेद जी रख गए थे, और यही चीजें आगे समय तक चलती रही। एक और किस्सा लेते हैं, टाटा केमिकल की जो फैक्ट्री बन रही थी मीठापुर में। तो वहां इधर तो फैक्ट्री बन रही थी, फैक्ट्री के साथ साथ उन्होंने कहा इस फैक्ट्री में जो लोग काम करेंगे और उनके रहने की व्यवस्था क्या होगी, तो उसके लिए उन्होंने वहां पे टाउनशिप भी बनाई। ऐसा नहीं कि भैया कैसे भी तुम तो बना दो, रह लेंगे एम्प्लॉय जैसे तैसे, अपने को तो कम बजट में काम करा, नहीं, उनकी सुविधा का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया। चौड़ी चौड़ी रोडें, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा, पानी की सुविधा, इवन वहां पे गार्डन्स दिए गए, सिनेमा हॉल्स बनवाए गए ताकि एम्प्लॉय खुशी से रहे। अब आप सोचिए, अभी तो इधर फैक्ट्री बनना चालू की है, अभी तो पहले फैक्ट्री बनेगी, फिर प्रोडक्शन होगा, फिर शुरुआत में लॉस होगा, फिर जाके प्रॉफिट आएगा। पर एम्प्लॉय की सुविधा तो फैक्ट्री बनने से पहले ही चालू कर दी गई है। 1991 में टाटा केमिकल्स को बन के 12 साल हो गए, लेकिन अभी तक प्रॉफिट नहीं आया, कि शुरुआत में इन्वेस्टमेंट ही इतना था कि उसको रिकवर करते करते 12 साल में प्रॉफिट का नामो निशान नहीं था। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आज के स्टार्टअप क्या करते हैं, तनख्वाह काट दो, नौकरी से निकाल दो। इन्होंने कहा नहीं, तनख्वाह भी जारी रहेगी, नौकरी पे भी रहेंगे, इनफैक्ट उनकी सैलरी बढ़ाई गई। अब जब उनकी सैलरी बढ़ाई गई तो पूछा कि भाई साहब यार तुम्हारे क्या पड़ी यार ये चीज बढ़ाने की,
तो उस समय JRD टाटा थे, उन्होंने कहा था हमारा काम एम्प्लॉय का शोषण करना नहीं है, एम्प्लॉय हमारे लिए टूल नहीं है, एम्प्लॉय हमारे लिए वो लोग हैं जिनका हमें कल्याण करना है। तो भाई साहब हमारी फैक्ट्री में आएगा प्रॉफिट जब तक आएगा, पर जो हमारे साथ काम कर रहा है वो खुश रहे, प्रसन्न रहे और ग्रोथ करता रहे, हमारी जिम्मेदारी है। उसका रिजल्ट ये था कि अगले 20 साल में प्रॉफिट 20 गुना हो गया टाटा केमिकल का, क्योंकि शुरुआत में ही था लॉस, बाद में तो धीरे धीरे कंपाउंडिंग होगी, सारे लॉस हो गए, प्रॉफिट भी आ गया। तो ये थी पावर एम्प्लॉय को साथ लेके चलने। ये तो हुए 2 किस्से कि कितना ज्यादा टाटा अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखती है। उसके अलावा एक किस्सा ये भी है कि एक समय पे इन्होंने अपने एम्प्लॉय को ही कंपनी बेच दी थी। एक किस्सा ये भी है कि एम्प्लॉय की सुरक्षा के लिए रतन टाटा खुद प्लेन चलाने को तैयार हो गई थे। वो किस्सा आगे सुनाएंगे, पर उससे पहले आपको एक चीज बता दें कि आखिर ये भैया इतना बड़े ग्रुप में हायरिंग कैसे होती है। भाई अगर इतना बड़ा ग्रुप है तो भैया मैनेजर बहुत सारे होंगे, इतने मैनेजर की पोजीशन के लिए मैनेजर कहां से आते होंगे। तो इसके लिए JRD टाटा ने एक चीज इंट्रोड्यूस की थी, TAS। राहुल जी TAS क्या हुआ? IAS क्या होता है? IAS होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। उसमें भाई साहब भारत के युवा लोग एग्जाम देते हैं और अगर पास होते हैं तो फिर कलेक्टर और अलग मैनेजर पोजीशन पे जाते हैं। तो जिस प्रकार से IAS के एग्जाम होते हैं, टाटा में TAS के एग्जाम होते हैं, जिसमें टाटा ग्रुप के ही एम्प्लॉय उस एग्जाम को देते हैं, परीक्षा पास करते हैं और उसमें जो TAS में जिसका सिलेक्शन होता है उसको फिर टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनी के मैनेजर्स के लिए चिन्हित किया जाता है। इस TAS का सिंपल सा पर्पस है कि भी जितने भी यंग लोग हैं जो अभी जूनियर लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं, मैनेजर बनना चाहते हैं, आओ भैया ये चीज पास करो और बन जाओ अधिकारी। तो हर साल लगभग 1500 से ज्यादा लोग ये एग्जाम देते हैं, जिसमें से 25 से 35 लोग एवरेज सेलेक्ट करते हैं और उनको जो TAS की मैनेजिंग कमेटी है वो अलग अलग HR से कॉन्टेक्ट में डालती है कि भैया ठीक है ये बंदा इसने TAS पास किया है, ये केमिकल में कुछ करना चाहता है तो इसको टाटा केमिकल में कोई पोस्ट दो। एक बंदा कहता है सर मैं मोटर में कुछ करना चाहता हूँ, चलो इसको टाटा मोटर में भेज दो। तो जिसकी जैसी इच्छा है, जिस फील्ड में वो जाना चाहता है, उस हिसाब से उस डिपार्टमेंट में फिर उसको भेज दिया जाता है। इसके अलावा 1966 में इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन लॉन्च किया, TMTC, टाटा मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें कहते हैं कि भैया कोई भी मैनेजमेंट का, चाहे जूनियर मैनेजमेंट हो चाहे सीनियर मैनेजमेंट हो, उन व्यक्तियों को ट्रेन किया जाता है और आगे बढ़ने के लिए। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, TMTC इतना पॉपुलर और इतना स्किलफुल था कि उस समय पे गवर्नमेंट इनसे रिक्वेस्ट करती थी कि यार हमारे अधिकारियों की भी ट्रेनिंग करा दो। तो बहुत सारे IAS ऑफिसर ऐसे हैं जो IAS बन तो गए, पर गवर्नमेंट ने उनकी ट्रेनिंग के लिए उनको टाटा के पास भेजा और उनकी ट्रेनिंग TMTC में हुई है। इसी TMTC में एक बार राजीव गांधी जी ने भी लेक्चर लिया हुआ है। तो TMTC अलग अलग लेवल के प्रोग्राम चलाती है। जूनियर लोगों के लिए अलग प्रोग्राम है, जो मैनेजर बनना चाहता है उसके लिए अलग है, जो स्ट्रेटेजी लेवल पे बड़े लेवल पे परफॉर्म कर रहा है उसके लिए अलग है। ऐसे अलग अलग करके 100 से अधिक प्रोग्राम TMTC रन करती है और साल में 50,000 से ज्यादा टाटा ग्रुप के एम्प्लॉइज को ये ट्रेन करते हैं। अब आप में से कई लोग कह रहे होंगे राहुल जी तो टाटास हैं, देखो इन्होंने TAS कर लिया, ये मोटी मोटी सैलरी देते होंगे, बड़े बड़े कॉलेजेस से लोग हायर कर लेते होंगे। आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब टाइटन चालू हुआ था तो टाइटन की फैक्ट्री लगी थी होसुर में, तमिलनाडु के अंदर, एकदम से इंटीरियर का काम है। बोले यार यहाँ के लिए आदमी कैसे लाएं, तो ये तो टाटास है, मोटा पैकेज देते तो बड़े बड़े बेंगलोर से वहां से लोग आ जाते। इन्होंने कहा नहीं, जहां काम कर रहे हैं वहां के लोकल लोगों को भी रोजगार मिलना चाहिए। तो बकायदा टाटा ग्रुप के कुछ एम्प्लॉइज की टीम गई गांव में और जाके बोल के आई कि कोई भी युवा अगर टाइटन ग्रुप में नौकरी करना चाहता है तो आओ और ये रिटन एग्जाम दो। तो टाटा ने इस प्रकार 400 से ज्यादा लोगों को सिलेक्ट किया, उनको बेंगलोर के बड़े बड़े इंजीनियर से घड़ी बनाने की बारीकियां उनको सिखाई और उनको स्टाइपेंड दिया 450 रुपए। अब आप बोलोगे राव जी 450 तो बहुत कम है, लूट लिया बच्चों को। सर इतना बड़ा अमाउंट उस गांव के लोगों ने कभी देखा ही नहीं था, बहुत बड़ी बात थी उस समय 450 रुपए देना। उस समय जो टाइटन के जितने भी इनिशियल एम्प्लॉय थे उसमें से 85% ऐसे लोग थे जो ग्रेजुएट भी नहीं थे। तो आपको लग रहा है टाटा से बड़े बड़े लोगों को, कॉलेज वालों को या उनको हायर करता है? नहीं, वो जहां भी काम करता है आसपास के लोकल्स को जरूर हायर करता है। वो कैपेबल हो तो ठीक, नहीं तो फिर उनको कैपेबल बनाता है। तो टोटल सिर्फ टाइटन ग्रुप में 33,000 युवाओं को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट टाइटन में इस प्रकार से मिला कि युवाओं को ट्रेनिंग दी गई और उनको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया गया। अब आपको लगता है सर ये तो नॉन टेक्निकल था, घड़ी बनाना कौन सी बड़ी बात थी, किसी को भी लेबर को बुला लिया सिखा दिया। सर सॉफ्टवेयर कोडिंग करना तो हल्की बात नहीं है ना, वो भी टाटा ऐसे ही करता है। अब बात करते हैं TCS, पार्ट ऑफ योर स्टोरी। टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज जो टाटा ग्रुप का हीरा है, जो उनका 2/3 प्रॉफिट जनरेट करता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब पहली बार TCS आगे बढ़ा और उसको इंजीनियर की जरूरत थी, देश में इंजीनियर ही नहीं थे उस समय, इंजीनियरिंग का इतना दबदबा ही नहीं था। इनफैक्ट पहली बार IIT का कोर्स में MTech का जो कोर्स लॉन्च किया वो TCS के जो पहले डायरेक्टर थे FC कोहली, उन्होंने लॉन्च किया कि यार MTech का कोर्स तो लॉन्च करो,
इनको लड़कों को भाई साहब सिखाओ तो सही। तो अगर आज की डेट में IIT JEE के लिए जो भीड़ लगी हुई है, जो लोग इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, वो इसलिए बनना चाह रहे हैं क्योंकि FC कोहली ने पहली बार ये चीज़ इंट्रोड्यूस की थी और पहले बैच के जितने भी लोग थे सबको हायर करके US भेजा था काम के लिए। तो लोगों को लगा अरे भाई साहब तो गजब चीज़ है। शुरुआत में जब टाटा ने की थी, टाटा अकेले थे और उन्होंने काम किया, लेकिन 91 के बाद बाकी कंपनियां भी आई, इन्फोसिस भी आ गई, भाई साहब विप्रो भी आ गई, HCL भी आ गई। अब कंपटीशन बढ़ गया, अब क्या करें? तो इन्होंने कहा कोई इंजीनियर को लेके कंपटीशन बढ़ गया ना, कोई नहीं, मेरे को कंप्यूटर इंजीनियर नहीं चाहिए, नॉर्मल इंजीनियर भी दे दो। 6 महीने का एक कोर्स है इग्नाइट, वो कोर्स कराएंगे, कोई सा भी इंजीनियर हो, मैकेनिकल भी हो जाए, उसको बुलाओ, 6 महीने में हम उसको इनफ कोडिंग सिखा देंगे कि वो भैया हमारे लिए काम करने लायक हो जाएगा। दूसरा, टाटा का जैसा मैंने कहा कि इनको पूरे देश का डेवलपमेंट करना है, तो टाटा ने कहा देखो ऐसा, जब भी हम कोई काम करते ना, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, बड़े बड़े शहरों से तो लोग आ जाते हैं, छोटे शहरों का क्या। तो इन्होंने एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया गया TCS में, हम जो अब हायरिंग करेंगे उसके लिए जो ऐसे एरिया जिन पे कोई ध्यान नहीं देता वहां भी हायरिंग करेंगे। तो इन्होंने असम, मेघालय, इन इंटीरियर एरिया में गए, वहां पे जाके लोगों को बोला और वहां के लोगों को वहां से लेके आए, उनको ट्रेन किया और फिर TCS में जॉब दी। तो जो पहला बैच ये वहां से सिलेक्ट करके लाए थे, 500 लोगों का था। 500 लोग जो उन्होंने सिलेक्ट किए, उसमें 60% ऐसे लोग थे जो उनके परिवार में पहली बार ग्रेजुएशन उन्होंने किया था, उसके पहले कोई पढ़ा लिखा नहीं था, पहली बार उनको TCS में ट्रेनिंग मिली या सीखने को मिला। 60% ऐसे लोग थे जो छोटे या एकदम गांव ढाणियों से आए थे, एकदम वो भी पूर्वोत्तर की ढाणियां। तो आप सोचो हमारे मेन शहर की गांव ढाणियां ऐसी अंडर डेवलप्ड होती है, तो जो एरिया जो वैसे ही डेवलप नहीं है उसका इंटीरियर में क्या हाल होगा। वहां के 60% के लोग और वुमेन को भी इन्होंने रोजगार दिया। आज की डेट में TCS में 1,35,000 से ज्यादा महिलाएं काम करती है और इसीलिए महिलाओं का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर इंडिया में TCS है। TCS ने अलग अलग शहरों में अपने 10-12 बड़े बड़े सेंटर बनाए जहां पे साल में 50,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया जा सकता है। अब तक TCS ग्रुप 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका है। ऑन एन एवरेज TCS हर घंटे में 25 एम्प्लॉय हायर करता है, तो साल भर में 78,000 एम्प्लॉय TCS हायर करता है। अब आपको मैं वो स्टोरी सुनाने वाला हूं कि कब टाटा ग्रुप ने अपनी कंपनी एम्प्लॉय को बेच दी और एक एम्प्लॉय के लिए रतन टाटा जी कैसे तैयार हो गए प्लेन उड़ाने को। लेकिन उससे पहले एक चीज आप सोचो, अभी मैंने आपको जो स्टोरी सुनाई, एक चीज नोटिस करना, हायरिंग करना, जो भी बड़े कंपनी के CEOs हैं, इनको हायरिंग करना, ट्रेन करना और मैनेज करना आता है। इनको भाई साहब मेन शहर से भी हायरिंग करा दो, चाहे गांव से करा लो, चाहे इंटीरियर से करा लो, चाहे ग्रेजुएट हो चाहे नॉन ग्रेजुएट हो, इनको हायर करना और काम कराना आता है। और यहीं पे हमारे व्यापारी मात खा जाते हैं, क्योंकि ना तो इनमें हायरिंग की बहुत बढ़िया स्किल कि हम कैसे बढ़िया हायरिंग करें, और हायरिंग जैसे तैसे कर भी लेते हैं, उसको सिखाना कैसे, समझाना कैसे, रोकना कैसे, ये बेसिक चीज़ों में व्यापारी मारा जाता है। और जब तक ये एम्प्लॉय उसके सेट नहीं होंगे, वो फ्री नहीं होगा और बिजनेस उसका ग्रो नहीं होगा। तो डिफरेंस व्यापारी और CEO में यही है, क्या कि व्यापारी अटका हुआ है और CEO आगे बढ़ता जा रहा है। तो अगर वो सिर्फ मैनेजमेंट हायरिंग सीख जाए तो उसके आगे बढ़ने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो अगर आप में से कोई व्यापारी और आप चाहते हैं राहुल जी यार ये दिक्कत तो मेरे साथ भी है, मैं भी जानना चाहता हूँ आखिर गलती क्या कर रहा हूँ और मैं सीखूँ कैसे, सुधरूँ कैसे, मैं भी देश के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ, मैं भी आसपास के समाज के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ, लेकिन अटका हुआ हूँ। पर अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं हर संडे एक सेशन करता हूँ 10 से 2, व्यापारी टू CEO। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप चाहें तो वहां पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं और फिर अपन अगले संडे मिलेंगे लाइव 10 बजे, आप और मैं सीधे। लेट्स मूव टू द स्टोरी। टाटा टी पे मैंने एक केस स्टडी बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि टाटा टी के पहले प्लांट हुआ करते थे, प्लांटेशन था, इनके खुद के बागान हुआ करते थे, ये चाय तोड़ते के बेचते थे और एजेंट इनसे लेते थे, डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेचते थे। तो टाटा टी बोला यार अब तो ब्रांड बनना है, तो बागान से थोड़ा सा फ्री होना पड़ेगा, क्योंकि बागान में लगे रहेंगे तो ब्रांड पे काम नहीं हो पाएगा। तो बागान का क्या करें, इनके पास एक बागान था जिसका नाम था कनन देवन हिल प्लांटेशन, KDHP। ये टोटल 17 बागान थे और इसमें जो एरिया था वो था 23,783 हेक्टेयर, इतना बड़ा एरिया। अब उन्होंने कहा इससे हमको बाहर आना है, अब इसमें हो रहा था लॉस। तो 3 ऑप्शन थे, एक ये बागान किसी और को बेच दो, तो टाटा ग्रुप ने कहा ठीक है बेच तो देंगे, पर जो आदमी इसको खरीदेगा वो बोलेगा यार भाई साहब लॉस है इसमें। तो सबसे पहले क्या करेगा, एम्प्लॉय के वेलफेयर की जितनी स्कीम चल रही है सब बंद कर देगा। फिर दूसरा क्या करेगा, इनमें से कईयों को नौकरी से निकाल देगा, और यहाँ पे 13,000 एम्प्लॉय काम करते हैं मेरे पास, तो और कई तो 3 जनरेशन से भी काम कर रहे हैं। उन बेचारों को क्या हुआ, बोले यार बेचेंगे तो नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन था वे बेच नहीं तो बंद कर दे। उसने कहा बंद करेंगे तो वही बात है, फिर 13,000 आदमियों की जॉब जाएगी, कैसे करें। किसी को बेचेंगे तो आधों की जॉब जाएगी, बंद कर देंगे तो सारों की जाएगी, क्या करें। तो इन्होंने वो डिसीजन लिया जो वर्ल्ड में कोई नहीं ले पाया। इन्होंने कहा एक काम करते हैं, ये 27,000 एकड़ से भी ज्यादा के बागान
इन एम्प्लॉय को ही बेच देते हैं। तो इन्होंने एक अलग से कंपनी बनाई, KDHPC, कनन देवन हिल प्लांटेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। उसमें 68% शेयर एम्प्लॉय को बोला भैया ये तुम खरीद लो। 18% शेयर मैनेजमेंट ने खुद ने रखे कि ये मैनेजमेंट हम करेंगे तुम्हारा, और 14% ट्रस्ट को दे दिए ताकि जितनी भी कमाई हो उसका 14% अपने आप ही दान दक्षिणा में चला जाए। ये 68% जो शेयर थे, अभी 13,000 आदमियों को बोला देखो भाई सुनो, ये कंपनी की 68% शेयरशिप है, एक आदमी को मिनिमम 300 शेयर खरीदने हैं। तो अपने घर से जिसके पास भी जो भी सेविंग थी उन्होंने 300 शेयर का भुगतान किया, सब शेयर होल्डर बन गए। अब ये एम्प्लॉय नहीं है, अब ये सप्लायर है। बोले अब ये प्लांट तुम्हारे हैं, ये कंपनी तुम्हारी है, खुद ही तोड़ो, खुद ही बनाओ और हमें दो, खरीद हम ही लेंगे और हम आगे बेच देंगे, अब तुम्हारा मुनाफा। तो देखते ही देखते ही एम्प्लॉय से हो गए सप्लायर। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, जब ये इनके एम्प्लॉय थे, इनके लिए उन्होंने बहुत सारी सुविधा दे रखी थी। हॉस्पिटल था जिसमें फ्री इलाज होता था, स्कूल था जिसमें फ्री बच्चे पढ़ते थे, और बहुत सारी सुविधाएं दे रखी थी। अब ये एम्प्लॉय तो रहे नहीं, ये तो सप्लायर बन गए। तो लॉजिकल क्या है, सुविधा बंद कर दो। टाटा ग्रुप बोला नहीं नहीं नहीं, वो तो चलने दो, अब जो चालू किया है वो क्यों बंद करना। तो इवन एम्प्लॉय नहीं रहे उसके बावजूद भी वो सुविधाएं तो ये देते ही रहे, और साल में 15 करोड़ का खर्चा इस पे अकेले पे आता है, फिर भी टाटा ग्रुप पीछे नहीं हटा। अब टाटा जी प्लेन चलाने पे कब तैयार हो गए साहब। टाटा मोटर का जो पुणे प्लांट है उसके हेड थे प्रकाश तेलंग जी। तो एकदम से उनसे रेगुलर बेसिस पे बातचीत होती, तो एकदम से पता चला भी प्रकाश तेलंग जी को हार्ट अटैक आया है या उनकी हालत थोड़ी खराब हो गई, अब उनको भाई साहब तुरंत लेके जाना है हॉस्पिटल मुंबई। तो पता चला भैया हालत खराब है, जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। अब पुणे से एम्बुलेंस मंगाई गई और अब भैया उनको मुंबई लेके जाना है। अब टाटा ने कहा देखो एम्बुलेंस जाने कब आएगी कब जाएगी, एम्बुलेंस तुरंत अगर व्यवस्था होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो टाटा ग्रुप का प्लेन में लेके जाओ। बोले यार प्लेन तो है सर, पायलट नहीं है। बोले पायलट नहीं है, मैं खुद उड़ाऊंगा, लेकिन इसको तुरंत प्रभाव से लेके जाओ। वो ऐसी स्थिति हुई कि भाई उस समय एम्बुलेंस की तुरंत व्यवस्था हो गई और उनको ले जाया गया। नहीं तो टाटा जी खुद तैयार थे कि कंपनी के प्लेन में मैं खुद उड़ा के लेके जाऊंगा, मेरे एम्प्लॉय की मुझे इतने ध्यान है। फाइनली वो हॉस्पिटल में पहुंच गए। अगले दिन रतन टाटा खुद वहां पे मौजूद थे, उनके कमरे के बाहर ध्यान रखने के लिए भैया कैसा हुआ, और बेस्ट डॉक्टर से उनका इलाज करवाया गया। लेकिन वो कुछ समय ऑब्जर्वेशन में ऑब्वियसली उनको रहना ही था। हर साल टाटा ग्रुप के पुणे प्लांट में 1 अप्रैल को इवेंट होता है जिसमें जो उसका प्लांट हेड होता है वो एक भाषण देता है। अब की बार तो भाई साहब तो हॉस्पिटल में है, तो भाषण कौन देगा। अब की बार भाषण कैंसिल। रतन टाटा ने कहा नहीं होगा कैंसिल, वीडियो रिकॉर्डिंग की स्पेशल व्यवस्था की जाए, वो हॉस्पिटल के रूम से ही हमको संबोधित करेंगे, पर ये इवेंट तो तभी चालू होगा जब वो भाषण देंगे। और यही वो कमिटमेंट है जो एम्प्लॉय को टाटा ग्रुप के लिए कुछ भी करने को तैयार कर देता है। जिस दिन टाटा ग्रुप में अटैक हुआ था, आतंकवादी घुस गए थे, 1200 गेस्ट थे और 600 एम्प्लॉय थे, टोटल 1800 लोग थे, बस सिर्फ 31 लोगों की दुखद मृत्यु हुई वहां पे। क्यों हुई भाई साहब। जितने भी एम्प्लॉयज थे सबको एग्जिट रूट पता थे, चाहते तो तुरंत भाग जाते, पर कोई भी नहीं भागा, सब वहीं रुके रहे, गेस्ट की सुरक्षा में लगे रहे। जो रिसेप्शन पे बैठे थे रिसेप्शनिस्ट, वो बकायदा उन्होंने फोन छोड़ा ही नहीं और एक एक गेस्ट को सूचित करते रहे कि क्या आतंकवादियों का मूवमेंट चल रहा है। कई ऐसे लोग थे जो अटैक के टाइम पे बाहर थे होटल से, उनको पता चला कि अटैक हो गया, आतंकवादी हैं, वो दूसरे रास्तों से वापस अंदर गए हेल्प करने के लिए। जब सब गेस्ट वापस आ रहे थे और आतंकवादी गोली बरसा रहे थे, बीच में ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए कई लोग। ये कमिटमेंट था टाटा ग्रुप के एम्प्लॉयज का उनके प्रति। रतन टाटा जी ने कैसे रिएक्ट किया, इसका ये किया, उन्होंने कहा देखो ऐसा है, 21 दिन होटल बंद रहा था, उसके बाद चालू हो गया था, किसी की भी सैलरी नहीं कटेगी, किसी भी व्यक्ति का एम्प्लॉयमेंट नहीं जाएगा। जिन भी लोगों की मृत्यु हुई थी उनको मृत्यु की डेट से लेकर उनकी रिटायरमेंट की डेट तक जितनी भी सैलरी बनती थी सब एक साथ उनके परिवार को दी गई। फिर उनके परिवार से एक आदमी को उनकी जगह पे जॉब पे लगाया गया और 21 दिन बाद वापस ग्रुप तैयार था। तो ये था रतन टाटा जी का एम्प्लॉय के प्रति कमिटमेंट और एम्प्लॉय का उनके प्रति कमिटमेंट। और टाटा ग्रुप तो ऐसे किस्सों से भरा पड़ा है, मतलब मैंने ये वीडियो बनाई शायद 18 मिनट की, ऐसे 18 क्या 180 मिनट भी मैं बोलता रहूंगा, तो बहुत सारे किस्से, बहुत सारे एग्जांपल है जब टाटा ने प्रूव किया कि वो एम्प्लॉय के लिए क्या कर सकता है और एम्प्लॉय ने प्रूव किया कि वो टाटा के लिए क्या कुछ करने को तैयार है। मेरा ऐसा मानना है कि देखो, अगर तुम चाहते हो कि एम्प्लॉय तुम्हारी कदर करे, तुम एम्प्लॉय की कदर करो। वो तुम चाहते हो कि वो 1 कदम बढ़ाए, तुम 1 कदम बढ़ाओ, एम्प्लॉय 10 कदम बढ़ाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, पर 1 कदम पहले आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप सोचो पहले कुछ करके दिखा तो मैं कर दूं, तो रतन टाटा भी ऐसा ही सोचते कि ये कुछ करे तो सही फिर मैं कर दूं। उन्होंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया, उन्होंने पहले किया और फिर एम्प्लॉय ने उनको रिटर्न भी दिया। तो ये थी टाटा ग्रुप की कहानी और इसी के साथ ये सीरीज को मैं एक बार एंड करता हूँ। बहुत सारी चीजें टाटा ग्रुप में कहने को, उस पर पार्ट 2 में सीजन 2 में बातें होगी। सीजन 1 के लिए इतना ही। अब अपन प्रिपेयर करते हैं खुद को शार्क टैंक के लिए, तो अब से शार्क टैंक पे बहुत सारे रिव्यूज वीडियो आपको मेरी तरफ से मिलेंगे।
और भी कोई चीज़ है, कोई टॉपिक है, मुझे चैट बॉक्स में बताइए, उस पर वीडियो बनाते हैं। आज का टॉपिक कैसा लगा ये भी मुझे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तो कर देना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।